नमस्कार। तो डीप लर्निंग की बेसिक बातें तो हम जानते हैं, पर आज हम इससे एक कदम आगे जाएंगे। ये विश्लेषण उन लोगों के लिए है जो ये समझना चाहते हैं कि पर्दे के पीछे ये न्यूरल नेटवर्क असल में सीखते कैसे हैं। चलिए सीधे शुरू करते हैं। और यहीं से हमारा सबसे बड़ा सवाल शुरू होता है। हम सब ये तो जानते हैं कि मशीनें सीखती हैं, पर आखिर वो कौन सी प्रक्रिया है जो उन्हें अपनी गलतियों से सीखने और वक्त के साथ बेहतर होने में मदद करती है? आज हम इसी रहस्य से पर्दा उठाएंगे। किसी भी न्यूरल नेटवर्क के सीखने की प्रक्रिया के दिल में आप कह सकते हैं एक बहुत ही सीधा साधा आइडिया है, अपनी गलतियों को लगातार कम करते जाना। चलिए देखते हैं कि ये इंजन काम कैसे करता है। ठीक है, तो सोचिए, अगर किसी मॉडल को बेहतर बनना है तो सबसे पहले उसे ये तो पता होना चाहिए कि वो गलत कहाँ है ना? और बस यहीं पर कॉस्ट फंक्शन, या जिसे हम लॉस फंक्शन भी कहते हैं, पिक्चर में आता है। ये मॉडल के अनुमान और सही जवाब के बीच के अंतर को एक नंबर में बदल देता है, और हमारा लक्ष्य बस इसी नंबर को शून्य के जितना करीब हो सके लाना है। तो सवाल ये है कि इस गलती को कम कैसे करें? इसका जवाब है ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिदम। अब इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए आप किसी पहाड़ी पर हैं, अंधेरी रात है और आपको घाटी में सबसे नीचे पहुंचना है। आप क्या करेंगे? आप महसूस करेंगे कि सबसे तेज ढलान किस तरफ है और बस उसी दिशा में एक छोटा कदम बढ़ा देंगे। बस न्यूरल नेटवर्क भी बिल्कुल यही करता है। ये कॉस्ट फंक्शन की ढलान पर नीचे उतरता जाता है जब तक कि ये सबसे कम गलती वाले पॉइंट पर नहीं पहुंच जाता। ठीक है, तो ये तो हुआ बेसिक प्रिंसिपल। पर अब देखते हैं कि जब इसे एक कॉम्प्लेक्स मल्टी लेयर्ड डीप नेटवर्क पर लागू किया जाता है तो क्या होता है, और यहीं से चीजें असल में दिलचस्प होनी शुरू होती हैं। सोचिए, एक नेटवर्क में हजारों लाखों वेट्स हैं, तो हर एक वेट को कैसे पता चलेगा कि उसे कितना बदलना है? इसका जवाब है बैक प्रोपगेशन। ये एक तरह का, कह लीजिए, एक मैसेजिंग सिस्टम है। ये आउटपुट पर जो टोटल गलती हुई है उसे पकड़ता है और पूरे नेटवर्क में पीछे की तरफ भेजता है। हर वेट को जाकर बताता है कि सुनो, तुमने इस पूरी गलती में इतना हिस्सा डाला है, तो अब तुम्हें इतना बदलना होगा। अब सोचिए, जब आपके पास लाखों डेटा पॉइंट्स हों, तो हर एक छोटे से अपडेट के लिए पूरे के पूरे डेटा सेट को देखना, ये तो बहुत ही ज्यादा धीमा हो जाएगा। और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आता है स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट, यानी एसजीडी। जहां बैच ग्रेडियंट डिसेंट एकदम सटीक सीधा रास्ता लेता है, वहीं एसजीडी हर एक डेटा पॉइंट से तुरंत सीखता है और तेजी से आगे बढ़ता है, भले ही उसका रास्ता थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा क्यों ना हो। यहां तक तो सब बढ़िया लग रहा है ना? लेकिन पावरफुल मॉडल्स को ट्रेन करने में एक बहुत बड़ी चुनौती है। एक ऐसा जाल जिसमें सबसे अच्छे मॉडल भी फंस सकते हैं, और इसे हम कहते हैं ओवरफिटिंग। ये कहावत ओवरफिटिंग को एकदम परफेक्ट तरीके से समझाती है। सोचिए, एक स्टूडेंट है जो सब्जेक्ट को समझने के बजाय प्रैक्टिस टेस्ट के सारे सवाल और जवाब रट लेता है। अब जाहिर है वो प्रैक्टिस टेस्ट में तो 100% स्कोर करेगा, लेकिन जैसे ही असली एग्जाम में थोड़े भी अलग सवाल आएंगे, वो बुरी तरह फेल हो जाएगा। ओवरफिटिंग में मॉडल ठीक ही करता है, वो ट्रेनिंग डेटा को समझता नहीं, उसे रट लेता है। तो इस रटने वाली प्रॉब्लम का पता कैसे लगाया जाए? इसका तरीका है डेटा को 3 हिस्सों में बांटना। पहला, ट्रेनिंग सेट, ये तो मॉडल को सिखाने के लिए है। दूसरा है वैलिडेशन सेट, इसे एक प्रैक्टिस टेस्ट समझिए। ट्रेनिंग के दौरान हम इस पर मॉडल का परफॉर्मेंस चेक करते रहते हैं, ये देखने के लिए कि वो सिर्फ रट तो नहीं रहा। और आखिर में आता है टेस्टिंग सेट, ये है फाइनल एग्जाम, जिसे बिल्कुल आखिर तक छुपा कर रखा जाता है। इस चार्ट को देखिए, यहां ओवरफिटिंग का पैटर्न एकदम साफ है। ट्रेनिंग एरर वो तो लगातार नीचे जा रही है, जो अच्छी बात लगती है, लेकिन एक पॉइंट के बाद वैलिडेशन एरर यानी प्रैक्टिस टेस्ट वाली गलती अचानक बढ़ने लगती है। बस यही वो रेड फ्लैग है, वो पल है जब मॉडल ने रटना शुरू कर दिया है। हमारा असली लक्ष्य उस ऑप्टिमल पॉइंट को ढूंढना है जहां दोनों गलतियां कम से कम हों। तो इसका एक बहुत ही सीधा और स्मार्ट सॉल्यूशन है, अर्ली स्टॉपिंग। मतलब जैसे ही हमें दिखता है कि वैलिडेशन सेट पर परफॉर्मेंस गिरने लगी है, हम ट्रेनिंग को बस वहीं रोक देते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे मॉडल को उसके पीक परफॉर्मेंस पर पकड़ लेना, इससे पहले कि उसे रटने की बुरी आदत लग जाए। अर्ली स्टॉपिंग तो एक तरीका है, पर ओवरफिटिंग से लड़ने के लिए हमारे टूलकिट में और भी कई पावरफुल टेक्निक्स हैं। तो चलिए अब जरा कुछ एडवांस तरीकों पर नजर डालते हैं। रेगुलराइजेशन एक ऐसी टेक्निक है जो मॉडल को बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होने से, कह सकते हैं, सजा देती है। ये कॉस्ट फंक्शन में एक पेनल्टी जोड़ देती है जो बड़े बड़े वेट्स को पनिश करती है। तो अब ग्रेडियंट डिसेंट का काम सिर्फ गलती कम करना नहीं, बल्कि गलती और इस पेनल्टी
दोनों को एक साथ कम करना बन जाता है। L1 रेगुलराइजेशन तो कुछ वेट्स को जीरो ही बना देता है, जो फालतू फीचर्स को हटाने जैसा है, और L2 रेगुलराइजेशन, जो ज्यादा कॉमन है, सारे वेट्स को छोटा और बैलेंस्ड रखने की कोशिश करता है। और फिर आता है ड्रॉप आउट। ये मेरी पसंदीदा टेक्निक्स में से एक है। ये आइडिया बहुत ही सिंपल लेकिन जबरदस्त है। सोचिए, एक टीम है और हर रोज काम पर कुछ लोगों को रैंडमली छुट्टी पर भेज दिया जाता है। अब जो लोग बचे हैं उन्हें काम तो पूरा करना ही है, तो उन्हें मिलकर नए तरीके खोजने पड़ते हैं। ड्रॉप आउट बिल्कुल यही करता है। हर ट्रेनिंग स्टेप पर ये रैंडमली कुछ न्यूरॉन्स को स्विच ऑफ कर देता है। इससे क्या होता है, नेटवर्क किसी एक न्यूरॉन पर जरूरत से ज्यादा डिपेंड नहीं हो पाता। उसे मजबूरन जानकारी को कई अलग अलग रास्तों से प्रोसेस करना सीखना पड़ता है, और इसका नतीजा एक कहीं ज्यादा मजबूत और बेहतर जनरलाइज करने वाला मॉडल। तो सवाल ये है कि ये सारी टेक्निक्स इतनी पावरफुल क्यों हैं और आज अचानक इतनी सफल क्यों हो रही हैं? इसका जवाब सिर्फ एल्गोरिथम में नहीं है, बल्कि उस पूरे इकोसिस्टम में है जिसने इस क्रांति को जन्म दिया है। डीप लर्निंग कोई रातों रात हुई चीज नहीं है। इसकी जड़ें तो 1960s तक जाती हैं। बैक प्रोपगेशन जैसा मेन आइडिया 80s में पॉपुलर हुआ, लेकिन असली धमाका हुआ 2012 में, जब एलेक्सनेट नाम के एक मॉडल ने जीपीयू की पावर इस्तेमाल करके इमेजनेट कंपटीशन को जीत लिया और पूरी दुनिया को चौंका दिया। और उस सफलता के पीछे एक बहुत बड़ा हाथ था हार्डवेयर का। जीपीयू यानी ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट्स, जो असल में वीडियो गेम्स के लिए बने थे, वो न्यूरल नेटवर्क्स के लिए जरूरी कैलकुलेशंस करने में कमाल के साबित हुए। इन्होंने ट्रेनिंग टाइम को महीनों से घटाकर दिनों या घंटों तक ला दिया। ये एक गेम चेंजर था। इस बदलाव का स्केल समझने के लिए जरा इस नंबर को देखिए। सिर्फ 5 साल में 2012 से 2017 के बीच सबसे बड़ी एआई प्रोजेक्ट्स में इस्तेमाल होने वाली कंप्यूटिंग पावर 3 लाख गुना बढ़ गई। ये सिर्फ एक छोटा मोटा इंप्रूवमेंट नहीं था, ये एक विस्फोट था जिसने हर चीज बदल दी। और आखिर में सॉफ्टवेयर, टेंसरफ्लो और पाइटॉर्च जैसे ओपन सोर्स फ्रेमवर्क्स ने डीप लर्निंग को सबके लिए आसान बना दिया। अब किसी को भी ये कॉम्प्लेक्स मॉडल बनाने के लिए जीरो से कोड लिखने की जरूरत नहीं थी। इन टूल्स की वजह से इनोवेशन की रफ्तार कई गुना बढ़ गई। तो आज हमने देखा कि न्यूरल नेटवर्क कैसे सिर्फ सीखते नहीं हैं, वो गलतियों को मापते हैं, ढलान पर नीचे उतरते हैं और ओवरफिटिंग जैसी चुनौतियों से बचने के लिए बहुत ही स्मार्ट तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। अब जब ये जबरदस्त ताकत हमारे हाथों में है, तो असली सवाल ये उठता है कि हम इसका इस्तेमाल किस लिए करेंगे। हमें मशीनों को क्या सिखाना चाहिए? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर खोजना होगा। आज के लिए बस इतना है।